नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हमारे चल रहे थे उसका फोर्थ पार्ट हमारा है। ठीक है, तो उसके अंदर हम जानेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस तीन कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो ये कॉन्सेप्ट है यह हमें यह बताता है कि जब हम रेवेन्यू को अर्न करेंगे यदि कमाएंगे तब उसे तुरंत ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेवेन्यू इज अर्नड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रेवेन्यू जो होता है वो तब अर्न किया जाता है जब हम गुड्स को अपने सोल्ड करते हैं या फिर हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। मतलब रेवेन्यू हम बेसिकली कैसे कमाते हैं, सेल या तो गुड्स को सेल करके या तो सर्विस को प्रोवाइड करके, तब हम रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं तो डेली हमें कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ कमाई होगी, तो हमारी रेवेन्यू होती है। ये रेकरिंग नेचर की होती है। ये हम पिछले टर्म्स में समझे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इधर ज़्यादा डिटेल नहीं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्डिंग इन द पीरियड इन विच it is earned irrespective of fact whether it is received or not। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे उसी पीरियड में जब हम उसे अर्न किए हों। हमें उससे मतलब नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव है कि हमने कब उससे कैश पाया या नहीं पाया, मतलब हमें रिसीव हुआ कि नहीं। जैसे हम मान लीजिए किसी चीज़ को बेचें। ठीक है, जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ही। तो जब हम बेच रहे हैं तो हमें जरूरी थोड़ी नहीं कि हमें पैसा तुरंत ही मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग क्रेडिट पर ले जाएं सामान को, या फिर कुछ लोग हमें पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दें। आजकल पेटीएम वगैरह बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो उससे हमें मान लीजिए ट्रांसफर कर दें तो हमारे हाथ में तुरंत थोड़ा ना पैसा आ गया। ठीक है, मतलब हमने कमा लिया है, हमारे पास है वो पैसा, लेकिन अभी कैश में वो कन्वर्टिबल नहीं है। तब इसलिए हम कहेंगे कि हम रेवेन्यू को अर्न किए हैं तो हम तुरंत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। बस हमें यही कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। ठीक है, कि तभी हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमने उसे अर्न किया हो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस कर रहा है, मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमने बेच करके मान लीजिए एक दिन में 10,000 कमाया। ठीक है, तो ये 10,000 हमें कमाया तो इसकी एंट्री मान लीजिए हमारे पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही ना होगी, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को बेचा तो हमारी एंट्री तो यही होती है। आप पढ़ेंगे, अब इसको चिंता मत करिए, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। तो हम जब इसको कमा रहे हैं तो हमें मान लीजिए कैश मिला। ठीक है, और हमने सेल किया। ठीक है, तो जो 10,000 है हमें इससे मतलब नहीं कि हमारे ये 10,000 हाथ में आए हैं या नहीं आए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इतना मतलब है कि हमने कमा लिया तो इसको हम तुरंत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट हमें यही बता रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो 10th नंबर है वो है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमें यह बताता है कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके पीछे हमें एक ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट को रखना है ताकि हम अगर कोई भी रिकॉर्डिंग गलत करें तो उससे हम उसे वेरीफाई कर लें, जांच कर लें कि हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कभी बैंक जाते हैं, तो बैंक जाते हैं तो किसी पैसे को जमा करते हैं तो हमें एक एक पे इन स्लिप कार्ड होता है, मतलब एक बाउचर होता है, एक तरह से पे इन स्लिप उस पर लिखा रहता है जिससे हम पैसे जमा करते हैं, या फिर हम विदड्रॉ करने के लिए हम लेते हैं विदड्रॉल स्लिप। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, रॉ डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसके बेसिस पर हमारे जो बैंकर्स होते हैं, बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं, वो हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और अगर उन्हें कोई भी गड़बड़ी लगता है तो क्या करते हैं कि उन ट्रांजेक्शन को, वो जो बाउचर था यानी जो एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कर रहा था, पे इन स्लिप या फिर विड्रॉल स्लिप, तो उससे वो जांच कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस के रूप में क्या होना चाहिए, वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लिखा हुआ देख लीजिए
इन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एज विथ एविडेंस। ठीक है, वही बात है कि हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक एविडेंस के साथ हमें रिकॉर्ड करना पड़े, एक सबूत के साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ फॉर वेरिफिकेशन, जो कि ऐसा एविडेंस हो जिससे हम वेरीफाई कर सके कि ट्रांजेक्शन सही में हुआ है। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट। वही बात है कि हर एक ट्रांजेक्शन वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट के साथ हो, सपोर्ट हो उसका। एंड वाउचर सच एज कैश मेमो, इनवॉइस बिल, पे इन स्लिप एक्सेट्रा। रुकिए मैं आपको समझाता हूं कुछ इस प्रकार से। देखिए, जैसे दोस्तों जब आप कोई किसी मॉल में या फिर कोई भी सामान अगर दुकान से परचेस करते हैं तो वो आपको आपके लिस्ट के साथ एक डॉक्यूमेंट जैसा एक पेज देता है। ठीक है, उस पे आपके सभी प्रोडक्ट के लिस्ट लिखे रहते हैं। ठीक है, और उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा रहता है और टोटल एड नीचे में लिखा रहता है, और वहाँ पे जो मॉल रहता है उसका सिग्नेचर रहता है, मतलब जो उसका डायरेक्टर होता है उसका सिग्नेचर रहता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मैंने ये शॉपिंग या फिर ये प्रोडक्ट खरीदा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप यहां से ट्रांजैक्शन करके अपने घर पे जा रहे हैं तो वहां पर आप अगर किसी प्रोडक्ट में कोई त्रुटि या फिर कोई कमी समझ रहे हैं तो आप उसे अगर रिटर्न करने जाएंगे तो ये क्या कहेगा, कहेगा कि भाई आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि मैंने आपको सामान दिया है। भाई कुछ तो बेसिस होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, कुछ तो सबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आप कहेंगे भाई देखिए मैंने सामान खरीदा तो आपने मुझे कैश मेमो दिया। ठीक है, तो कैश मेमो आप दिखा के कह सकते हैं कि मैंने यहां से सामान खरीदा है और ये इसका एविडेंस है। तो वही बात कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ एक प्रकार से वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज अ एविडेंस। जैसे कैश मेमो, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो उसका लिस्ट कैश मेमो होता है। इनवॉइस मतलब होता है अगर सेलर जो होता है वो किसी चीज को बेचता है क्रेडिट पर तो वो एक इनवॉइस देता है बना करके। ठीक है, और बिल मतलब होता है कि जैसे आपने किसी सामान को थर्ड पार्टी को बेचा है और वो पैसे नहीं दिया है तो उसके लिए वो क्या करता है, बिल बना कर देता है कि पैसे देने का एक प्रॉमिस होता है। ठीक है, या ऑर्डर पे, ये आप पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत डिटेल में। पे इन स्लिप, ये जो होता है पे इन स्लिप ये आप बैंक्स में देखेंगे, जैसे आप पैसे जमा करने जाते हैं तो एक आपको बड़ा सा एक चिट्ठे टाइप का देते हैं और उसमें यह लिखा रहता है कि भाई आप इतना रुपया जमा कर रहे हैं, इतने नोट, इतने नंबर के नोट इतने हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ लिखिए। समझ में आए बातें? तो वो एक प्रकार से वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसके बेसिस पे बैंक भी कह सकता है कि हाँ भाई आपने पैसे जमा किए हैं। और अगर कोई त्रुटि होगी तो वो जो बैंक्स वाले होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, वो फिर उसी डॉक्यूमेंट को देखकर अपने एंट्री में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। तो वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट समझ में आया दोस्तों, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया, वो इतने अच्छे से मैंने बताया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो हमारे इस वीडियो का लास्ट है कॉन्सेप्ट वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को निकाल ही नहीं सकते हैं ढंग से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो आप अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट को नहीं पता कर पाते मित्रों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे करेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, देखिए, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मतलब कह रहे हैं कि जिस टाइम पीरियड का हम रेवेन्यू ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड का हमें कॉस्ट भी लेना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट सही से निकाल सकें। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। मैंने जो बताया वही बात यहाँ पे लिखी है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ये होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो सपोज आपने 5 चेयर्स 1,000 प्रति के कॉस्ट पे खरीदा, प्रति रुपए का 1,000 प्रति रुपीज पर आपने 5 शेयर खरीदा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 5,000। आपने 5,000 एक्सपेंस किया इसको 5 चेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना था, 1,000 था, तो ये आपने परचेज किया।
अब भाई आप परचेस किए हैं, बिजनेस चला रहे तो उसको सोल्ड भी तो करेंगे। तो आप सोल्ड किए 4 चेयर्स को 1500 पर चेयर के हिसाब से, मतलब आप एक चेयर 1500 पे बेच रहे हैं और 4 चेयर को बेच रहे हैं, तो इन 4 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, प्राइस कितना होगा, इतना होगा, 6000 होगा। तो आपने 6000 का चेयर बेच डाला, आपने 500 के प्रॉफिट पर बेचा है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट, आपने जितने में खरीदा था वो आपका कॉस्ट या फिर एक्सपेंस था, आपने जितने बेचे हैं प्रॉफिट पर वो आपकी रेवेन्यू हो गई। मैंने बताया था ना कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप जो भी चीज बेच करके पैसे कमाते हैं डे टू डे अपने लाइफ ऑफ द बिजनेस में, तो वो हमारे क्या होता है, रेवेन्यू होते हैं। तो मैंने लिखा है रेवेन्यू। अब बात आती है प्रॉफिट की। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसी में कॉन्सेप्ट छिपा है। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये फार्मूला है। तो रेवेन्यू हमने 4 चेयर को बेचकर कितना कमाया, 6000, लेकिन कॉस्ट क्या लिए, ये लिए, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1000। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, दैट्स इट। और फॉलो करेंगे तब क्या होगा, देखिए हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हम रेवेन्यू जितने चेयर का रेवेन्यू ले रहे हैं उतने ही चेयर का भाई कॉस्ट या एक्सपेंस भी लेना है। ये तो जो कॉस्ट आपने लिया था 5 चेयर का लिया था ना, लेकिन आपने तो बेसिकली 4 ही चेयर को बेचा है, तो 4 चेयर का कॉस्ट बेसिकली कितना होगा, 4000 होगा इसके हिसाब से। तो वही बात है कि हम जितने चेयर का अगर रेवेन्यू ले रहे हैं उसी उतने ही चेयर का हम कॉस्ट भी या एक्सपेंस भी लेंगे, तब हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो अब समझ में आया मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हमें उन्हीं कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन को मतलब प्रॉफिट को निकालना है जितने पे हम रेवेन्यू कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सपोज करिए कि आपने 10 चेयर को खरीदा, ठीक है दोस्तों, 10 चेयर और 1000 के हिसाब से 10 चेयर को खरीदा, तो आपका 10,000 क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। आएगा कि नहीं, पहले बताइए, आएगा। क्योंकि 10 चेयर है, आप 1000 प्रति चेयर के हिसाब से खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब आप 10 चेयर में से 5 चेयर को एक दिन में बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप बेच रहे हैं एक चेयर के हिसाब से 1500 पर, खरीदा था 1000 पर, लेकिन बेच रहे हैं 1500, क्योंकि भाई प्रॉफिट पे तो कुछ बेचेंगे। अगर जब प्रॉफिट पे नहीं बेचेंगे तो क्या बिजनेस चलाएंगे आप। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 5 चेयर है तो 1500 के हिसाब से 5 चेयर का हो जाएगा 7500, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, सोल्ड हो गया। यहाँ पे आपने परचेस किया था, ये आपने इतना सोल्ड कर दिया। 5 चेयर को 1500 के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो आपकी कितनी आ गई रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू आ गई 7500। तो अब हम जब प्रॉफिट को मित्रों निकालेंगे तो रेवेन्यू जब हम ले रहे हैं 7500, तो हम कॉस्ट ये नहीं लेंगे, ये तो 10 चेयर की कॉस्ट है, ये 10 चेयर की एक्सपेंस है। हम लेंगे एक्सपेंस 5 चेयर का। तो 5 चेयर का एक्सपेंस कितना होगा, 5000 होगा कि नहीं, होगा ना, बात आ रही समझ में। तो अब आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा 2500। अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। जितने मैंने कॉन्सेप्ट आज बताए उसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे जटिल कॉन्सेप्ट होते जो जल्दी समझ में नहीं आते। मैं भी जब क्लास 11 में पढ़ता था तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी इसमें, लेकिन अब नहीं आती है। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली इसको स्टडी किया है। तो आप भी करिए, आप भी नोट्स बनाइए। तब तक मैं चलता हूँ, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।